नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए ऐसे क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं जो कि वर्ष 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम में सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को मैंने यहां पर वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपके पास कुछ ही घंटों का समय है आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ पर पहला प्रश्न, सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? गुरु घासीदास ने की थी। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में की थी 1820 के दशक में। कब? 1820 के दशक में। लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है? समानता इसकी लोकतंत्र की एक आधारभूत विशेषता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? विंध्य श्रृंखला, यानी कि जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है उससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 4, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। नैनार और अलवार संत। नैनार और अलवार संत। अलवार जो संत थे ये विष्णु की पूजा करते थे। किसकी? विष्णु के उपासक थे। नैनार किसके थे? नैनार शिव के उपासक थे। इतना याद रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर मिलान वाला प्रश्न है। पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र ने की थी। घासीदास ने सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी। यंग बंगाल की स्थापना हेनरी डिरोजियो ने की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2 से 3 बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चर्म उद्योग। ये सभी कैसे हैं? ये सभी कृषि आधारित उद्योगों के नाम हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, एक पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जहाँ पर महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, वही होता है एक पितृसत्तात्मक समाज। अगला प्रश्न, भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? संसदीय एवं संघीय व्यवस्था को चुना गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। ऊन, डेयरी तथा कुक्कुट उत्पाद कृषि तंत्र के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि कृषि के बारे में। किसके बारे में? कृषि के बारे में। दोनों स्टेटमेंट एकदम राइट हैं, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, विषुवत रेखा ग्लोब पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कारण है कि विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। यहाँ पर ये कथन और कारण वाला प्रश्न था, ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न, मिलान वाले प्रश्न और आपके सिंपल प्रश्न सभी प्रकार के बनते हैं। उष्णकटिबंधीय सर्वाधिक गर्मी पाता है और वर्ष भर गर्म रहता है। कारण है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांश रेखाओं पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन के मध्य सूर्य सिर पर होता है। बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, भीमबेटका के पुरास्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। अलवार संत किसकी उपासक थे? अलवार विष्णु के थे। नैनार शिव के थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का जायजा वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? आर सच्चर ने। किसने? आर सच्चर ने की थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, कोई भी नागरिक केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थल या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक स्तरों, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर पहुंच के संबंध में किसी भी विकलांगता, दायित्व, प्रतिबंध या शर्त के अधीन नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपरोक्त कथन पर प्रकाश डाला गया है? अनुच्छेद 15 में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। कहता है कि निर्मल एक नीलामी में 3 बजे जाता है और बड़ी मात्रा में सब्जियां खरीदता है। वह फिर उन्हें आसपास के सब्जी विक्रेताओं को बेच देता है। वह किस प्रकार का व्यापारी है? ये है दोस्तों थोक व्यापारी। कैसा है? थोक व्यापारी है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, 19वीं शताब्दी की समाज सुधारक और महिला अधिकार
कार्यकर्ता रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई। किसकी? पंडिता की उपाधि दी गई, क्योंकि वह संस्कृत पढ़ और लिख सकती थी, इसलिए उसको पंडिता की उपाधि दी गई। किसको? रमाबाई को। महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 17, जब संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी शक्तियों की रूपरेखा स्पष्ट की गई हो तो उस शासन प्रणाली को कहा जाता है? उसको कहते हैं संघीय अथवा संघवाद। इसको संघवाद के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक से अधिक स्तर की सरकार को संघवाद के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, अध्यापक छात्रों को दादन व्यवस्था की व्याख्या के लिए कहते हैं, इनमें से कौन सी व्याख्या सही होगी? दादन व्यवस्था एक प्रकार का कुटीर उद्योग यानी कि लघु उद्योग जो कि ग्रामीण में प्रचलित होते हैं। जैसे रेजा ग्रामीण को तेंदु पत्ते सप्लाई कर उनसे बीड़ी उत्पाद प्राप्त करता है, यही होती है आपकी दादन व्यवस्था, यानी कि स्थानीय स्तर पर कच्चे माल को प्राप्त कर उसका मतलब कि उसको बिक्री कर देना स्थानीय स्तर पर, वही होती है दादन व्यवस्था। किस सरकार को आमतौर पर प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है? लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, जल का संकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है वह कहलाता है जल संधि। ये प्रश्न रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। कैसा? रिकॉर्ड तोड़ देने वाला ये प्रश्न है, यानी कि परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, गहन कृषि के बारे में यहाँ पर आपके कथन है। ये आपकी कहाँ पर की जाती है? जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या होती है, यानी कि यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। वर्ष भर विभिन्न फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। यह भारी वर्षा क्षेत्रों में प्रचलित है। ठीक है, ये आपके हैं किसके बारे में? गहन कृषि के बारे में यहाँ पर कथन, जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, स्लिट यहाँ पर है, स्टिलिट पर मकान क्यों बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं, ये वर्षा ऋतुओं में घरों को जल जमाव से बचाते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? यहाँ पर 3 कारणों से हुआ। कौन कौन से 3 कारण हैं? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जंगलों का विनाश हो गया, संभवतः नदियाँ सूख गई थीं। ये आपके 3 कारण मुख्य तौर पर बताए गए हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के। ठीक है, एक आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बाढ़, नदियों में बाढ़ आना गलत है। हड़प्पा सभ्यता के पतन में बाढ़ आना एक गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण है? यहाँ पर जितने भी आपके लक्षण यानी कि विशेषताएं, ये सभी प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं दी गई हैं। यह उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है, उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, यहाँ कोयला एवं लौह एस जैसे खनिजों की प्रचुरता है, पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियाँ मौजूद हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, हम है आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग हुआ करते थे? क्यों? महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग हुआ करते थे। अगला प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। 3 कारण मैंने आपको बताए थे। एक तो है भाषा के कारण कहा जाता है, भोजन के कारण कहा जाता है, और किसके कारण कहा जाता है? धार्मिक के कारण, यानी कि इनके धार्मिक मेल जोल खाते हैं। ये 3 कारणों से लद्दाख को छोटा तिब्बत बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 27 नंबर का क्वेश्चन, कहता है, किसने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई? ये दोस्तों सिद्ध किया था राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा जाता है? सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। इस पर पहला यहाँ पर आपका करेक्ट। अगला प्रश्न, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है, यानी कि हर बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जो महायान बौद्ध धर्म है उसमें क्या क्या हुआ था? उसमें हुआ था मूर्तियों के साथ बुद्ध की उपस्थिति कुछ संकेतकों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, कुछ संकेतकों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ठीक है, ये आपके यहाँ पर ये पहला वाला गलत यहाँ पर टाइप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए?
मूर्तियाँ, यानी कि उनकी मूर्तियाँ दिखाई जाती थी। प्रतिमाएं, यहाँ पर होना चाहिए प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। प्रतिमाएं जो है वो दोस्तों यहाँ पर बनाई जाने लगी, प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, सॉरी इसके लिए। बोधिसत्वों को स्वीकारा गया क्योंकि उनको ज्ञान प्राप्त हो चुका था। ये भी महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत है। मूर्ति केंद्र के रूप में, मतलब कि मूर्ति कला केंद्र के रूप में मथुरा हो गया, तक्षशिला, इनका उदय यानी कि विकसित हुआ था। ये आपका महत्वपूर्ण है। पहला वाला यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, उसकी जगह पर होना चाहिए प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। क्या बनाई जाने लगी? प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 30। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? ये स्वीकारता है अनुसूचित जनजातियों को। किसको? अनुसूचित जनजातियों को स्वीकारता है। 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। कार्यस्थलों पर बचाने के लिए, कहाँ पर? कार्यस्थलों पर बचाने के लिए की। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय। साल भर फसल की कटाई के समय पढ़ाया जाता था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं, 3 कथन जो कि राइट दिए गए हैं तीनों ही। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में डॉल्फिन पाई जाती है। अलवड़ का मतलब होता है बिना, मतलब कि बिना लवड़, यानी कि वो पानी जो है एकदम स्वच्छ होगा, उसमें आपका कतई भी पानी खारा नहीं होगा, उसको बोलते हैं अलवड़ जल। ठीक है, तो ये बिल्कुल पहला करेक्ट है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। यहाँ पर तीनों कथन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। अगला, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। ठीक है, सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। ये कथन और कारण यहाँ पर दोनों बिल्कुल राइट हैं। 1 से 2 बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? गुरु अंगद ने। किसने? गुरु अंगद। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आपको मिलान वाले कथन दिए गए हैं जो कि एग्जाम में 3 से 4 बार परीक्षा में पूछे गए हैं। यहाँ पर जो चिरांदपुरा स्थल है ये बिहार राज्य में पड़ता है। कोल्डी हवा ये उत्तर प्रदेश में है। बुर्ज होम कहाँ पर है? बुर्ज होम कश्मीर में है, जहाँ पर गर्तों के अवशेष पाए गए थे, यानी कि लोगों का जो निवास स्थल था वो गड्ढों में रहा करते थे। हालूर कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 40। मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? पाइक थे वलात मजदूर, यानी कि जो जबरन मजदूर थे उनको क्या बोलते थे? पाइक बोलते थे। भनीग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? ये दोस्तों थे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। यहाँ पर लिखा हुआ है मनीग्राम। क्या है? मनीग्राम। और जो नानदेशी थे ये क्या थे? ये दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु वाले इलाके के ये एक प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है 42 नंबर का प्रश्न। आत्मन का संबंध है, सूर्य ऊर्जा के साथ आत्मन का संबंध होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा? लिंग, जेंडर, रूढ़िबद्ध धारणाएं। यहाँ पर सभी रूढ़िबद्ध धारणाएं दी गई हैं, जैसे महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। ये सभी कैसी हैं? ये सभी रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, वो भी महिलाओं के बारे में। अगला प्रश्न 44 नंबर का क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित DK बासु दिशा निर्देश गाइडलाइंस हैं। ये गाइडलाइंस हैं दोस्तों कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, सुभाष कुमार वनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था? जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार दिया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या अधिकार है इसमें? प्रदूषण मुक्त पानी, प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार शामिल है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 46। दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े पब्लिसिस्ट थे। इनमें से कौन सा पब्लिस्ट शब्द को सही से अभिव्यक्त करता है?
वह जो किसी विचार को किसी विभिन्न माध्यम से प्रसारित करता हो वो क्या कहलाता है? पब्लिसिस्ट कहलाता है। जो दादा भाई नौरोजी थे एक ये बहुत बड़े क्या थे? प्रचारक थे। क्या थे दोस्तों? ये बहुत बड़े प्रचारक थे, व्यवसायी भी थे। इनको भारत का ओल्ड पुरुष कहा जाता है, यानी कि वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक क्या लिखी गई? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, इनमें से कौन सा लवण का स्रोत है? लवण का मतलब होता है जहाँ पर खारा पानी हो। कैसा पानी? खारा पानी हो। खारा पानी रहता है महासागरों में, ठीक है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम किस तरह का संसाधन है? ये है संभाव्य संसाधन। कैसा संसाधन? संभाव्य संसाधन। अगला प्रश्न, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां विधवा महिलाओं को पनाह दी जाती थी। पंडिता रमाबाई संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी। दोनों कथन यहाँ पर राइट हैं, वो भी पंडिता रमाबाई के बारे में। अगला प्रश्न यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 50, कहता है वे लोग जो मध्ययुगीन अदालतों में पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते थे लिपिक। क्या कहते थे? लिपिक कहते थे, जो कि मध्यकाल में पांडुलिपियों को लिखते थे। अगला प्रश्न, घेटुआइजेशन शब्द आमतौर पर निम्नलिखित में से कौन से इलाके अथवा क्षेत्रों को दर्शाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इलाका ए, जहाँ एक समुदाय के लोग अथवा निवासी अपनी जान के भय के चलते एक साथ रहते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है घेटुआइजेशन। किसी भय के कारण या अपनी जान के कारण या आतंकवाद के कारण ये अपना अलग ही समुदाय बना लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? घेटुआइजेशन की प्रक्रिया के नाम से इसी को जानते हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है पहले के पुरास्थल में से पुरास्थल बुर्ज होम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं। ये झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर मिले हैं। जो बुर्ज होम पुरास्थल है यह मैंने आपको बताया है कश्मीर में है। कहाँ पर? कश्मीर में है, जहाँ पर लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहा करते थे और जमीन के बाहर भी रहा करते थे। उसी प्रकार खाना कहाँ पर लोग पकाते थे? झोपड़ी के अंदर भी पकाते थे और झोपड़ी के बाहर भी पकाते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, न्यूनतम वेतन अधिनियम निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। यही क्या है? यही न्यूनतम वेतन अधिनियम है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55, औरंगजेब द्वारा जारी किए गए फरमान ने स्वीकृत किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2 से 3 बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? भीतरी सीमाओं की नीति क्या थी? वनों को काटकर शहरों की पृष्ठभूमि में स्थिति, ये थी भीतरी सीमाओं की नीति। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, आकार में 5वां ग्रह है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यानी कि पृथ्वी की बात कही गई है। पृथ्वी ध्रुवों के पास चपटी है, बीच में उभरी हुई है, आकार में 5वां ग्रह है और सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है। कौन? अपनी प्यारी पृथ्वी। अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर का क्वेश्चन कहता है, समाज सुधारकों हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नायकर या पेरियार निम्न में से कौन से कथन उनके बारे में सत्य हैं? दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूहों के लिए कार्य किया था, ये भी करेक्ट है। दोनों ब्राह्मणों उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे, ये बिल्कुल यहाँ पर दोनों ही करेक्ट हैं। यानी कि मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर देने का यहाँ पर प्रयास किया है, वो भी वन लाइनर के माध्यम से, स्टेटमेंट वाले भी प्रश्न, यानी कि सभी को यहाँ पर समाप्त किया गया है। अगला, कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था? प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है? बाजरा। कौन सी फसल? बाजरा उगाई जा सकती है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, बिल्कुल बनती हैं, तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण से, ठीक है। स्टेक किसके द्वारा बनाई गई आकृति है? ये भी दोस्तों समुद्र के तरंग के द्वारा बनाई गई एक आकृति है, स्टेक, ठीक है। पुलिन भी इसी के द्वारा एक तटीय आकृति बनाई जाती है। मेहराव भी बनाया जाता है, क्या?
मेहराव, तटीय मेहराव, क्या बोलते हैं, तटीय मेहराव, स्टैक, पुल इन, तटीय मतलब कि, ठीक है, ये सभी समुद्र के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति है। एक चीज याद रखना, समुद्री गुफा, क्या याद रखना, समुद्री गुफा एक निक्षेपण आकृति है जो कि समुद्र के तरंगों एवं अपरदन से निर्मित होती है, ठीक है, जो कि क्या है, ये एक निक्षेपण आकृति है, समुद्री गुफा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहाँ पर समझ लो अच्छे तरीके से, यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको क्लियर कराऊंगा। कितने, 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर कराने वाला हूँ जो कि हर बार आते हैं। जो बीच में जो विभाजित करती है ग्लोब को, उसको बोलते हैं 0 अंश वाली रेखा होती है, उसको क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा अथवा विषुवत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा के नाम से इसी को जानते हैं। इसके ऊपर कौन सी होती है, कर्क रेखा होती है। कौन सी, कर्क रेखा होती है, जिसका मान होता है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये ऊपर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा। और विषुवत वृत्त के नीचे कौन सी रेखा होती है, मकर रेखा होती है, इसका भी मान कितना होता है, 23.5 डिग्री, ये दक्षिणी गोलार्ध में होती है, ठीक है, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय, क्योंकि यहाँ पर वर्ष में एक बार सूर्य इसके ठीक ऊपर में होता है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी होती है। क्या होती है, सर्वाधिक गर्मी होती है, ठीक है। और ग्लोब के जो ये ऊपर वाले क्षेत्र हैं, इनको ध्रुव बोलते हैं, यहाँ पर हमेशा बर्फ ही जमी रहती है, ठीक है। आपने यहाँ पर समझ लिया होगा। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था, यहाँ पर है आपका राजनीतिक और सैनिक कार्यभार था, किसका, सूबेदार का। एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, अकबरनामा किसकी, अकबरनामा जो ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की है, इसकी रचना अबुल फजल ने की है। किसने, अबुल फजल ने इसकी रचना की है, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहला भाग, दूसरा भाग और आपके तीसरा भाग। तीसरे भाग को क्या बोलते हैं, तीसरे को बोलते हैं आईने अकबरी। क्या बोलते हैं, आईने अकबरी के नाम से जानते हैं तीसरे वाले भाग को। पहले वाले भाग में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है, दूसरे में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है, तीसरे में आईने अकबरी कहते हैं इसको। इसमें पद, वेतन, सैनिक रीति रिवाज, त्योहार, कीमिया और सांख्यिकी दर्शन, पद, वेतन, ये आपके आता है आईने अकबरी में। ये आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुगलों द्वारा मनसबदारों को अलग अलग परिवेश से नियुक्त करने का कारण क्या था। ये कारण था जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों में अभिजात वर्गों की सेवा में संयोजित करने के लिए। करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के किस क्षेत्र को बौद्ध धर्म में तिब्बत पहुँचा। ये पहुँचा लद्दाख के रास्ते। किसके रास्ते, लद्दाख के रास्ते। अगला प्रश्न, अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि उसे विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों में रुचि थी, इसलिए उसमें क्या विचार मतलब कि उदय हुआ, उसके अंदर सर्वत्र शांति का। कौन सी वायु में मौजूद गैसों में से ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला प्रश्न यहाँ पर है आपका, शहरों में गांव की अपेक्षा अधिक तापमान रहता है। सही विकल्प यहाँ पर ये आपके सभी दिए गए हैं। जो शहर होते हैं, शहर में अधिक तापमान क्यों रहता है, यहाँ पर सभी कारण है। कंक्रीट और धातु निर्मित भवन दिन में गर्म हो जाते हैं। ऐसा फेल्ट निर्मित सड़कें गर्म हो जाती हैं। भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म हवा को रोक लेते हैं, जिस कारण शहरों में अत्यधिक तापमान यानी कि गर्मी पड़ती है गांव के मुकाबले। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है। कहता है कि यहाँ पर कौन से कारक क्षेत्र की विविधता यानी कि प्रभाव डालते हैं। विभिन्न खान पान और कपड़ों की आदतें, समान धर्मों का पालन। समान धर्मों का पालन यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। विविधता का मतलब होता है दोस्तों, क्या मतलब होता है, लोगों के रीति रिवाज भिन्न भिन्न होना, लोगों की भाषाएं अलग अलग होना और उनके खान पान भी अलग अलग होना, कपड़े पहनावे सब कुछ अलग अलग होना, यही विविधता का प्रतीक होता है। जैसे दक्षिण भारत में लोग तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ ये सब कुछ बोलते हैं, उत्तर भारत में हिंदी, अवधी वगैरह वगैरह भाषाएं बोला करते हैं, यानी कि यही होता है विविधता। यहाँ पर सेकेंड वाला यहाँ पर ये गलत टाइप यानी कि गलत यहाँ पर दिया गया है, पहला यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ता होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि सप्ताह में एक बार दुकानें यहाँ पर लगती हैं। कारण है कि साप्ताहिक बाजार में ज़्यादातर दुकानें एक जैसा सामान बेचती हैं।
अतः ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। बिल्कुल दोनों ही करेक्ट हैं बाजार के बारे में। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। बिल्कुल होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं संघवाद, जिसको बोलते हैं संघवाद। सरकार के 1 से अधिक स्तर को क्या बोलते हैं, संघवाद बोलते हैं। कानून, कराधान, प्रशासन के मामले में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र होता है। ये भी यहाँ पर कैसा दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अगला प्रश्न, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है ये मुख्यमंत्री, कौन मंत्री, मुख्यमंत्री हो गया। और तमाम प्रकार के जो राज्य मंत्री होते हैं इनको कौन नियुक्त करता है, इनको नियुक्त करता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री राज्य मंत्री को नियुक्त करता है। और राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रारंभिक स्तर के विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं उनके द्वारा निम्नलिखित विषयों में से क्षेत्र सर्वेक्षण के हल से किया जा सकता है। यानी कि गांव के छात्र के लिए सर्वेक्षण विधि कौन सी होगी, कृषि कार्य संबंधित प्रक्रिया, जिसको उनको क्या करना होगा, समस्या को सोल्व करना होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आपके कृषि कार्य किए जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 73 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया। मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा नारायण गुरु ने दिया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न, अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की, किसकी आलोचना दोस्तों की थी, इसने की थी पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया, ताराबाई शिंदे वाला। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, कहता है कि सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड ये सौर परिवार यानी कि सोलर सिस्टम को यहाँ पर बनाते हैं। सूर्य हो गया, 8 ग्रह हो गए, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। अगला प्रश्न यहाँ पर है 76 नंबर का, 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकरों यानी कि रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया है। उय्याकोंडन उदयार जो एक आपका शिलालेख पाया गया है, कौन सा, उय्याकोंडन उदयार, उसमें शिलालेख में रथकारों यानी कि रथ के निर्माण करने वाले व्यक्तियों की स्थिति का यहाँ पर विचार विमर्श किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 77 नंबर का, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल की किस परत में आने पर जल जाते हैं, मध्य मंडल में जल जाते हैं। क्षोभ मंडल में मौसम वाली घटनाएं होती हैं, समताप मंडल में जहाज उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं, वहाँ पर कोई भी मौसम वाली घटना नहीं होती है, उसमें ओजोन परत भी पाई जाती है, किसमें, समताप मंडल में। याद रखना, रेडियो वाली तरंगें अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है बाह्य वायुमंडल। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋतु प्रवास से जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास का मतलब होता है लोगों के आवागमन से, यानी कि मौसम के अनुसार। ये आपके कैसे होता है, ये मौसम के अनुसार होने वाला प्रवास है। मौसमी प्रवास को क्या बोलते हैं, मौसमी प्रवास को बोलते हैं ऋतु प्रवास। ये कैसे होता है दोस्तों, ये अगर सर्दी पड़ेगी तब सर्दी में कैसा होगा, ये सर्दी में होगा मैदानों की तरफ। सर्दियों में मैदान की तरफ जो पशुचारक व्यक्ति होते हैं, किसान होते हैं जो अपने पशुओं को चराते हैं, वो अपने पानी और घास की उपलब्धता के अनुसार सर्दी में ये लोग मैदान की ओर चले जाते हैं और गर्मी में ये पर्वतों की ओर भाग जाते हैं। ठीक है, गर्मियों में ये पर्वतों की ओर अपने जानवरों के साथ चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोगों के आवागमन मौसम के अनुसार को बोलते हैं ऋतु प्रवास। अगला प्रश्न, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को माना जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही है। यहाँ पर सभी जितने भी स्टेटमेंट हैं वो खनिज के बारे में ही दिए गए हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट है ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। जितने भी खनिज हैं इनको निर्माण करने में मतलब कि करोड़ों हजारों वर्ष का टाइम लगता है, जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, करेक्ट होगा। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन भी होता है, करेक्ट होगा। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। ये सभी चीज़ें जो यहाँ पर दी गई हैं वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। खनिज कैसा संसाधन है, ये एक अनवीकरण है। कैसा है, अनवीकरण, यानी कि सीमित संसाधन है, इनको बनने में टाइम लगता है हजारों वर्षों का, करोड़ों वर्षों का। इसलिए इसको परंपरागत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परंपरागत अथवा अनवीकरण के नाम से इसको जान सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, कहता है कि भारत का शोध संस्थान
मैत्री कहाँ पर अवस्थित है? ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। यहाँ पर अधिकतर देशों के शोध संस्थान ही स्थित हैं। जैसे भारत का मैत्री हो गया, भारती हो गया, गंगोत्री हो गया। ठीक है, ये भारत के कुछ शोध संस्थान है। ये तीनों ही आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भारती, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, ये अंटार्कटिका में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है, किसने कहा था? ये दोस्तों कहा था जेम्स मिल ने। जेम्स मिल बहुत महत्वपूर्ण है। कौन? जेम्स मिल। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री, यहाँ पर लिखना चाहूँगा, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन सी? ब्रिटिश इंडिया। इसने एक पुस्तक लिखी थी, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इस पुस्तक को इसने 3 भागों में डिवाइड किया था। एक तो हिंदू में डिवाइड कर दिया था, एक तो मुस्लिम ने डिवाइड कर दिया था, एक इसने ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया था, एक इसके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है, ए ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको 3 भागों में इसने डिवाइड किया था जेम्स मिल ने। किसने? जेम्स मिल। कौन था? यहाँ पर बात करता हूँ। जेम्स मिल स्कॉटलैंड का था। कहाँ का? यहाँ पर कहाँ का था दोस्तों? ये था स्कॉटलैंड का निवासी था, जो कि एक इतिहासकार भी था। क्या था? इतिहासकार भी था, दार्शनिक भी था, अर्थशास्त्री भी था। ठीक है, ये अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, मुगल काल में किसानों की बस्तियाँ क्या कहलाती थी? ये बस्तियाँ कहलाती थी और कभी कभी आपसे पूछा जाता है प्राचीन तमिल में किसानों की बस्तियों को क्या बोलते थे? किसानों की बस्तियों को बोलते थे। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है प्राचीन तमिल में और क्या था? और थे तमिल में किसानों की बस्तियों को क्या बोलते थे? और बोला करते थे। अगला प्रश्न, लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह ग्रंथ केसर सागा को गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं? मुसलमान और बौद्ध लोग। कहने के तात्पर्य है जो आपका लद्दाख है, क्या है दोस्तों? जो लद्दाख है वहाँ पर कौन धर्म के लोग रहते हैं? मुस्लिम रहते हैं और उसके साथ बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। वहाँ का एक ग्रंथ फेमस है, कौन सा? केसर सागा, जो कि लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। परंतु ये ग्रंथ है कहाँ का? ये तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है, परंतु लद्दाख में प्रचलित है। ठीक है, और आपके लद्दाख में एक ऊन भी पाई जाती है। लद्दाख में कौन सी ऊन पाई जाती है? लद्दाख में पाई जाती है पश्मीना ऊन। कौन सी दोस्तों? पश्मीना ऊन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न की। पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? भारत तथा श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। जैसे दक्षिण भारत यहाँ पर हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये जलीय वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? पाक जल संधि बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, डॉक्टर BR अम्बेडकर निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या बोला है? संविधान का हृदय और आत्मा बोला है, जो कि अनुच्छेद 32 में आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है जीवन के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 21। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है भारत की संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। एक बात की जाती है लागू होने की, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था, परंतु अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, कैसा शब्द? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया था? संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि 1976 में हुआ था। कब? 1976 में हुआ था संविधान संशोधन अधिनियम, जिनमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों को ऐड किया गया था, जोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर है 91 नंबर का, कहता है कौन सा विषय राज्य सूची में उल्लेखित है? राज्य सूची में कृषि, कानून व्यवस्था, भूमि राजस्व, ये सभी किस में आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अप्रसता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 17 के अनुसार। दोस्तों वीडियो आपके लिए यहीं तक थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।